चलिए तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देख लिए थे ना? चलिए तो तो अधीनस्थ न्यायालय देखना था, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। इसका आर्टिकल है 233 से 237 ना, 233 से 237। और पार्ट क्या है? तो पार्ट है इसका 6। मतलब हाई कोर्ट के आगे इसमें ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय में क्या कहा जाता है? जिला न्यायालय। है ना? अब देखिए, यहाँ पर जो न्यायालय होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप गए होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहां देखेंगे वहां दो तरह का न्यायालय होता है, दो तरह का कोर्ट होता है। ठीक है, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट, आपराधिक न्यायालय, आपराधिक न्यायालय। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, और एक होता है सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय। सिविल कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ सिविल कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको संपत्ति, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार इत्यादि के आगे कि गोद लेना इत्यादि का मुकदमा इसमें देखा जाता है। मतलब किसी का कोई जमीन पकड़ लिया, धर लिया, ठीक है, तो ऐसा कोई धोखाधड़ी का मैटर हुआ, तो ये सब किस में आएगा? दीवानी में आएगा, सिविल कोर्ट में। और आपराधिक न्यायालय में चोरी, डकैती, अपहरण, हिंसा, मर्डर, बलात्कार, धमकी, ये सब मैटर आपका आएगा आपराधिक में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जिला के स्तर पर कोर्ट बटा रहता है। ठीक है, गोद लेना, ठीक है, एडप्टेशन। तो आप जाते होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, गए हैं कि नहीं? क्यों नहीं गया है? घूमने गए हैं? सिविल कोर्ट गए? सिविल कोर्ट गए हैं, क्रिमिनल कोर्ट में नहीं गए हैं? क्या है, सिविल रिकॉर्ड रहा है? सिविल में क्या रिकॉर्ड हो गया? कौन आपका संपत्ति लेके भाग गया? अच्छा, देखिए, अगर बड़े स्तर पे कोई धोखाधड़ी होगी तो गिरफ्तारी होगा ना, तो सामान्य तौर पे यहाँ जुर्माना होता है। तो अब क्या है कि आप जाएंगे वहां, तो
बड़ा अच्छा खासा प्लेस में होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसमें। क्या? हाँ, डाउरी यहीं पे आएगा, लेकिन डाउरी में अगर क्राइम हो गया तो यहाँ आ जाएगा ना, दहेज उसी में आएगा। लेकिन दहेज में अगर मारपीट हो रहा है तो वो आ जाएगा इधर, है ना। हाँ, दहेज का मैटर उधर चलेगा, मारपीट का उधर पीछे चलेगा। एगो अलग से बनता है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत खतरनाक है, आई पुरुषों के लिए ज्यादा खतरनाक है ना। घरेलू हिंसा में क्या है कि पत्नी अगर जा करके जो बड़ा बाबू होते हैं यानी कि दरोगा जी, उनसे कुल इतना कह दे, मतलब नहीं मारपीट तो बहुत दूर का बात हो गया, बस इतना कह दे कि आज हमको ऐसा बात बोला है ना कि हमार मैंने मन टूट गया है एकदम। अब दरोगा जी नहीं पूछेंगे कौन बात है, बस इतना कहे कि अब बोले कि वैसा बात है कि पूछिए मत, बता तो ही नहीं सकते हैं। मारपीट नहीं हुआ लेकिन अपमानजनक शब्द यूज किया है। अब अपमानजनक शब्द भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, मतलब मारना पीटना ही नहीं, आपने कुछ ऐसा बात ही किसी को बोल दिया कि वो बात ही बहुत बुरा लग गया, बहुत खराब लग गया, तो वो सब भी नहीं। तो ये सब केवल महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए नहीं। आपको धर के बढ़िया से उपायोग कर देना पत्नी घर में, तो आप जाके कह नहीं सकते हैं कोर्ट में, मतलब थाना में, क्या हम पिटाइले हैं आज, है ना। क्योंकि एक तो कहिएगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप पिटाए हैं। अब फिलहाल ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो पुरुषों को इस मैटर में बचा सके। तो ये मैंने जबरदस्त तरीके का कुछ मैटर होना चाहिए, मैंने मार के मुंह कान फोड़ दे बढ़िया से ना। हुआ था लूडो खेलने के लिए। अच्छा, लॉकडाउन में तो एनएसएसओ का डाटा आया था कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया था। लॉकडाउन में घरेलू हिंसा बहुत बढ़ गया था, क्योंकि सब लोग घरे में रहता था। अब घरे में एक साथ रहेगा, मारपीट तो होवे ना करेगा। डिस्टेंस एक प्रकार से रिलेशन को हेल्दी रखने के लिए डिस्टेंस होना जरूरी है ना। थोड़ा बहुत दूरियां रहे तो ठीक है ना। कुछ कुछ आदमी सब क्या होता है कि ना हम साथे रहो, अब पगला साथे रहेगा तो मारपीट होबे करेगा। क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कुछ दिन के बाद आप हमेशा हर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो दिक्कत तो होगा। इसलिए नौकरी इसलिए नहीं जरूरी है कि पैसा है, नौकरी इसलिए भी जरूरी है कि घर में पारिवारिक संबंध अच्छा रहे। कम से कम नौकरी के बहाने में 10 घंटा दूर तो रहिएगा, तो 10 घंटा दूर रहे तो हरे थके घर जाएंगे। अब कोनो गलती भी हुआ है तो इग्नोर कर दीजिएगा कि भाई अब थक गए, क्या बहस करें, खाना पीना खाइएगा, सो जाइएगा आराम से, फिर सुबह जाना है काम पर। अगर कोई निकम्मा टाइप का आदमी दिन भर घर में रहना है उसको, तो वो ये देखेगा कि घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। आप देख देख करके अपना फ्रस्ट्रेट होगा, आपसे नहीं वाला आदमी को फ्रस्ट्रेट करेगा। इसलिए नौकरी की आवश्यकता बहुत तरह से है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो चाहिए ही, हेल्दी फैमिली प्रोग्रेस के लिए भी आपको जॉब चाहिए। तो अब क्या होता है कि अलग अलग बिल्डिंग होता है, उसमें अलग अलग जज अलग अलग केस की सुनवाई करते हैं। इधर मालूम चला कि आपको दीवानी मैटर चल रहा है, इधर फौजदारी मैटर चल रहा है, क्रिमिनल मैटर। तो आपसे सवाल ये हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो कौन सा जज होता है जो दोनों मैटर को सुन सकता है, यानी कि वो सिविल भी मैटर सुन सकता है और क्रिमिनल मैटर भी सुन सकता है? सीजीएम क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एडिशनल जज, डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, है ना। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है, जिला न्यायाधीश। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं इनको जिला जज भी कहा जाता है और इनको सेशन जज भी कहा जाता है। एक ही आदमी है डिस्ट्रिक्ट जज, उसको सेशन जज भी कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज है जिला न्यायाधीश, सेशन जज है सत्र न्यायाधीश, ठीक है, एक ही आदमी है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सबसे बड़ा जज होता है डिस्ट्रिक्ट जज अथवा सेशन जज।
ठीक है, और उसके पास अधिकार है कि वो दोनों मैटर सुन सकता है, वो सिविल भी सुन सकता है और वो क्रिमिनल भी सुन सकता है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना होता है कि जब आपराधिक मैटर सुनेगा, जब कोई क्रिमिनल केस सुन रहा है ना, जो डिस्ट्रिक्ट जज है, तो डिस्ट्रिक्ट जज अगर आपको कोई क्रिमिनल मैटर सुन रहा है तो उस समय वो क्या कहलाएगा, क्रिमिनल मैटर सुन रहा है तब ये कहलाएगा सेशन जज, है ना, तब ये कहलाएगा सेशन जज। ठीक है, अगर ये सुन रहा है आपराधिक मैटर, किसी का मर्डर का मामला सुन रहा है, डकैती का, अपहरण का, इस तरह का कोई मैटर सुन रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट जज उस समय कहलाएगा सेशन जज, सत्र न्यायाधीश। ठीक है, यही जब दीवानी मैटर सुनेगा, है ना, ये सब कोई मैटर सुनेगा तो कहलाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। जब दीवानी मैटर सुनेगा, सिविल मैटर, तो डिस्ट्रिक्ट जज, और जब क्रिमिनल मैटर सुनेगा तो सेशन जज। ठीक है, सत्र न्यायाधीश कहलाएंगे। क्लियर है, तो ये यहाँ का सबसे बड़ा जज होता है। ठीक है, क्लियर है। और हाँ, जब ये क्रिमिनल मैटर सुनेगा, लिख लेना है इसको, है ना, इन्हें कि गलो, हाँ, तो जब ये आपराधिक मैटर सुनेगा तो सेशन जज कहलाएगा, आज जब सिविल मैटर सुनेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। आदमी एक ही है, ठीक है, और ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का सबसे बड़ा जज होता है। ओके, क्लियर है। अब देखिए, आपराधिक सुनेगा तो सेशन जज, और सिविल सुनेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज, आदमी एक ही है। ठीक है, आदमी एक ही है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, सिविल मैटर जब सुनेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज, और क्रिमिनल मैटर सुनेगा तो सेशन जज। ठीक है, हाँ, 2-3 बार आपका चाय छूट जा रहा है, हमको याद ही नहीं रहता है पीना है, छूट गया था। क्या है, अच्छा, अब बहुत बनकर चाय छूटिए जाता है बेचारे का, तो चाय पीने का हमको उतना आदत है नहीं, लेकिन पढ़ाने के क्रम में याद रहता है तो पी लेते हैं। शुरू से आता है कि क्लास में चाय जो है वो ठंडा हो जाता है ना, याद ही नहीं रहता है। परसों आप लोग का ले रहे थे ऊपर, तो ये बेचारे दे के गए, और जनरली पोडियम से डिस्टेंस रहता है ना, हम मालूम चल लो कि याद ही नहीं आया। तो अब देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है या सेशन जज, इसके पास इतना अधिकार है कि ये क्या कर सकता है, ये किसी को मृत्यु दंड भी दे सकता है ना, लिख लेंगे कि ये किसी को मृत्यु दंड भी दे सकता है डिस्ट्रिक्ट जज, लेकिन सेशन जज न देगा। आदमी एक ही है, लेकिन वही आपराधिक मैटर सुनेगा तो उसमें मृत्यु दंड मिलेगा। अब कोई एक कट्ठा जमीन धर के जोत दिया तो मृत्यु दंड मिलेगा, महाराज दिखते ना हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज अथवा सेशन जज, ठीक है, एक ही आदमी है, लेकिन सेशन जज किसी को मृत्यु दंड भी दे सकता है, तो मृत्यु दंड हमेशा क्रिमिनल केस में होगा। ठीक है, लिख लेंगे कि यह जिला के स्तर का सबसे बड़ा, यह जिला के स्तर का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। यह जिला के स्तर का
सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। ठीक है, जिला के स्तर का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, हाँ सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, ये एक ही आदमी है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है, एक ही आदमी है, क्रिमिनल मैटर सुनेगा सेशन हो जाएगा, ठीक है, और सिविल मैटर सुनेगा डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा, एक ही आदमी है, सबसे बड़ा है, इसलिए तो ये पावर है इसके पास। बाकी जजों का बंटवारा रहता है कि कौन सा मैटर सुनेंगे और कौन सा मैटर नहीं सुनेंगे। ठीक है, ये इसके पास ऑथोरिटी है, सब सुनेगा, और ये किसी को चाहे तो मृत्यु दंड भी दे सकता है, मतलब कि फांसी की सजा भी सुना सकता है, लेकिन इसके सुना देने से किसी को फांसी नहीं होगा, इसके इस सजा पर हाई कोर्ट का मुहर होना चाहिए। उस आदमी का विकल्प होगा कि वो हाई कोर्ट जाए, और हाई कोर्ट भी अगर मुहर लगा दिया कि हाँ किया है, तो हो सकता है फांसी उसको। ठीक है, जाना है तो जाए, जाना, हाँ बिल्कुल जा सकता है, अगर उसको लगेगा तो जाएगा, लेकिन अगर नहीं जाना जाएगा तो वहीं पर से उसको हो जाएगा फांसी। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता। लिखेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यायिक कार्यों का 7 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, न्यायिक कार्यों का 7 वर्ष का न्यायिक कार्यों का 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब देखिए, ये तो है डिस्ट्रिक्ट जज, लेकिन इसके पीछे जो बाकी सब जो काम कर रहा है सेशन जज के तौर पे या अन्य जो एडिशनल जज सब है, वो सब कैसे बनता होगा आदमी से। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो जज बनता है कॉलेजियम के द्वारा, जो कल आपको बताए थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनने के लिए एग्जाम होता है, जैसे बीपीएससी एसडीएम डीएसपी और शिक्षकों के लिए भी एग्जाम ले रही है, वैसे ही बिहार जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी है, बिहार न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो इससे के तहत जुडिशरी का एग्जाम होता है, और जो जुडिशरी का एग्जाम पास करता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनता है। ठीक है, वहाँ कोई ग्रुप काम नहीं करता है, जो एग्जाम पास करेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनेगा, और उसी में जो जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा काम करते करते, उसी को बना दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, तो अन्य जज जो है वो एग्जाम पास करके बनते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज जो बनता है वो अनुभव के बाद बनता है, 7 वर्ष के अपने न्यायिक कार्यों के अनुभव के बाद। ठीक है, लिख लेंगे इसमें नोट करके कि जिला स्तर पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला स्तर पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एग्जाम पास करने के बाद होती है। तो इसमें जो एग्जाम पास करता है वो बनता है, जैसे आप लोग एग्जाम पास करके शिक्षक बनेंगे, कुछ लोग एग्जाम पास करके डीएम डीएसपी बनता है ना, वैसे ही जुडिशियल कमीशन है, उसको पास करने के बाद लोग जज बनता है जिला में। बार काउंसिल से हाई कोर्ट में हाँ, क्या बार, तो उसके पास वो डिग्री होता है, जब आप एग्जाम पास करेंगे एलएलबी का कोर्स करेंगे, एलएलबी कोर्स करने के बाद बार एसोसिएशन का
मेंबरशिप मिलेगा, फिर उसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद अगर लगेगा कि आपकी उस योग्यता है 7 वर्ष से ऊपर की, तब जाके आपको चुनेगा, नहीं तो नहीं चुनेगा। क्या नहीं है, अगर आपको बनना है जज तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अगर आपको जज बनना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वहां से एग्जाम के माध्यम से चयन होता है। बाकी अपर लेवल पर सीनियर वकील सभी जज बन जाता है, हाँ, जो पहले प्रैक्टिस करते करते वकील थे, अब बाद में वो जज बन जाते हैं, कॉलेजियम उनके नाम का सिफारिश कर देता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कोई एग्जामिनेशन ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कि डायरेक्ट कोई जज बन ही नहीं सकता है, ना हाई कोर्ट में कोई डायरेक्ट बन सकता है जज, ना सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले वकील ही बनते हैं, वकील के बाद आपको एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के बाद आप जो है सो जज के पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जज बनते हैं तो उसके लिए परीक्षा होता है, परीक्षा पास करके बनते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है इसमें आपकी सीनियरिटी देखी जाती है, 7 वर्ष का अनुभव होगा तो आपको बनाया जाएगा। तो नोट करके लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की प्रक्रिया, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की प्रक्रिया। डिस्ट्रिक्ट जज के नियुक्ति की प्रक्रिया, तो डिस्ट्रिक्ट जज के नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है लिखेंगे। अब जैसे बिहार में 38 गो जिला है, तो 38 जिला में 38 गो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, तो 38 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 38 गो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, तो इस सब का नियुक्ति कैसे होगा। अब बिहार के किसी जिला में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश है, इनके सिफारिश पर राज्यपाल करेगा। ऐसे मान लो यूपी में करना है, तो यूपी का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर को रिकमेंड करेगा और उसके रिकमेंडेशन पर गवर्नर साहब नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो देखेगा कि कौन सीनियर है और क्या एक्सपीरियंस है, और सीनियरिटी में केवल एज नहीं देखा जाता है, सीनियरिटी में क्या देखा जाता है, वर्किंग एक्सपीरियंस, कि आपका काम का जो ये है वो कैसा है और किस प्रकार से है, तो उसके तहत किया जाता है। तो काम को देखता है और काम के आधार पर अपॉइंटमेंट कर देता है। नेक्स्ट लिखेंगे कि जिला के स्तर पर न्यायाधीश का वेतन भत्ता और पेंशन, जिला के स्तर पर न्यायाधीश का वेतन भत्ता और पेंशन सब कुछ राज्य के संचित निधि पर, राज्य के संचित निधि पर भारित होता है, राज्य के संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। कार्यकाल लिख लेंगे 62 वर्ष, कार्यकाल 62 वर्ष। कहेंगे जिला न्यायाधीश अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकता है,
जिला न्यायाधीश अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकता है। जिला न्यायाधीश अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकता है और अन्य जिला स्तर के न्यायाधीश अपना इस्तीफा अन्य जिला स्तर के न्यायाधीश अपना इस्तीफा जिला न्यायाधीश को सौंप सकते हैं। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड जज है उसको। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लिखेंगे कि जिला न्यायाधीश अथवा जिला स्तर के न्यायालय, जिला न्यायाधीश अथवा जिला स्तर के न्यायालय के द्वारा दिया गया कोई भी फैसला, न्यायाधीश द्वारा दिया गया कोई भी फैसला उच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। उच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है अथवा चुनौती दी जा सकती है। चैलेंज किया जा सकता है अथवा चुनौती दी जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जिला कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, आपको जेल हो गया या कुछ भी, है ना, तो ऐसे में आप उस फैसले के खिलाफ में हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब वो फैसला अगर दे देगा, कह देगा कि तत्काल अरेस्ट कीजिए, तो तत्काल अरेस्ट हो जाएगा, तुरंत जेल जाना पड़ेगा। अब जेल गया, वो आपका वकील बाद में फाइल करेगा। इसलिए बढ़िया आदमी, जो ताकतवर आदमी रहता है, वो सब अपना वकील पहले से खड़ा रखता है हाई कोर्ट में, कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हुआ तो तुरंत हाई कोर्ट से बेल ले लेंगे। अगर कोर्ट फैसला दे दिया आपके अरेस्टिंग का, तो तुरंत अरेस्टिंग हो जाएगा। अब आपको उसको वापस करवाना है तो आप जा करके हाई कोर्ट अपील करिए। अब भी नहीं कहेगा कि हम फैसला दे दिए, 4 दिन बाद लागू होगा। फैसला दे दी गया तो एकदम आप क्या, तो अपील करिए। आप तो अपील तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्या, अब ये आपके अपराध के प्रकृति पर निर्भर करेगा। आप मर्डर किए हुए हैं, आपको छोड़ेगा कोर्ट? बोलेगा रहो अंदर, है ना, कहेगा कि आप अपील करते रहिए, लेकिन आपको हम फ्री नहीं छोड़ेंगे, आप जेल में रहिए। अगर हाईकोर्ट देखेगा आपके खिलाफ सबूत नहीं होगा तो हाईकोर्ट आपको बेल देगा। लेकिन अगर सामान्य तरह का कोई चोरी का मैटर चल रहा है ना, जिसमें कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ है, चोरी हुई है और संदेह है, शक है, तो कोर्ट आपको दोषी मान लेगा। कोर्ट आपको कहेगा ठीक है, हम आपको 5 दिन का टाइम देते हैं, अगर आपको अपील करना है तो आप अपील कर लीजिए। वो बहुत हद तक आपके अपराध के प्रकृति पर निर्भर करेगा कि तुरंत आपकी अरेस्टिंग होती है कि नहीं होती है। देखते होंगे बहुत सा लोग जाता है बेल कराने के लिए, अब पता चलता है कि अरेस्टिंग हो गया, सरकार बेल नहीं देती, कोर्ट बेल नहीं देता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले ही बेल ले लेते हैं, है ना, इतना जिसको कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल, है ना, कि अभी आपकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, आपको डर है कि पुलिस पकड़ लेगा। अब पुलिस पकड़ लेगा तो उपाय कर देगा, तो पहले ही आप चल गए कोर्ट में, मतलब आपका वकील फाइल कर दिया, आप कोर्ट से ले लिए टाइम एंटिसिपेटरी बेल का। उससे क्या होगा कि एंटिसिपेटरी बेल हो जाएगा तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, और जब अरेस्ट नहीं करेगी तो उस बीच आप अपने खिलाफ, मैंने अपने पक्ष में कुछ सबूत इकट्ठा करके आप कोर्ट में सरेंडर हो सकते हैं। कोर्ट में हो जाएंगे, कोर्ट को लगेगा कि आप ऐसा अपराध नहीं किए हैं, कोर्ट आपको परमानेंट बेल दे देगा। पुलिस को कहेगा कि आप और अच्छा से जांच करिए, सबूत इकट्ठा कीजिए, अगर इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आएगा तो फिर इनकी अरेस्टिंग
की जाएगी। ये आपके अपराध के प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आपका अपराध किस टाइप का है। अगर आपका अपराध जैसे अरेस्टिंग करने ही पुलिस जाती है तो कैसे अरेस्टिंग करती है? अरेस्टिंग करने जाती है तो होता है ना, हमने आपको आर्टिकल 22 में पढ़ाया था, पुलिस जब अरेस्ट करने जाएगी तो वारंट दिखाएगी। तो वारंट का इंतजार पुलिस कब करेगी? जब अपराध थोड़ा नॉर्मल टाइप का होगा, है ना। लेकिन अगर आपने जाकर के मर्डर कर दिया है और पुलिस गई है और आप कहिएगा कि वारंट दिखाओ, पुलिस पहले धर के बढ़िया से उपाय कर देगी, वारंट नहीं दिखाएगी, धर के बढ़िया से पीटेगी, कहेगी बैठो गाड़ी में चलो चुपचाप, है ना। तब कोई नियम नहीं, तो कोर्ट में भी पुलिस कह देगी कि महाराज अपराध ही इसका इतना ज्यादा खतरनाक था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि हम आ करके आपसे ऑर्डर लेकर जाए, क्योंकि वारंट तो कोर्ट देगा ना। और रात में मान लीजिए बहुत बड़ा कांड हो गया, तो अगर अरेस्ट करने के लिए पुलिस सुबह का इंतजार करेगी, जाके तुरंत उठा के लेके आएगी पुलिस, ले आके थाना में बैठाएगी, फिर सुबह होगा तो जाके कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट को बताएगी कि क्या सीन था, और उसमें कोर्ट देखेगा कि क्या स्थिति है। अगर कोर्ट देखेगा कि भाई स्थिति बहुत खराब है तो कोर्ट वहां से जुडिशियल कस्टडी दे देगा, है ना। बयान जो होता है अपराधियों का, जब बयान लेती है पुलिस तो बयान दो तरह से होता है। एक होता है 161 का बयान, एक होता है 164 का बयान, है ना। 161 के बयान का कोई वैल्यू नहीं है, 164 का बयान का वैल्यू है। 161 का बयान पुलिस के सामने होता है ना। जब पुलिस पूछेगी कि बोलो मारा था, तो आप कहिए कि नहीं मारे थे, बोले कि रुक बताते हैं, पुलिस वर्कआउट थ्रू देगी, ऊपर से बढ़िया से पिटाई करेगी पुलिस। 161 के बयान में आप क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस आपको गिरफ्तार की है तो पिटाई से बचना है तो सबसे अच्छा चीज है कि कह दीजिए कि हाँ किए हैं, जो कहे उसमें कहिए कि किए हैं। बोले कि लिख के दो तो ठीक है लिख के दे दीजिए, बोले कैमरा में देख के बोलो तो एकदम कैमरा में मुंह घुसा के बोल दीजिए, कम से कम इससे क्या होगा, पिटाई नहीं होगा। तो पुलिस डराती है ना, तो कहेगी कि कैमरा में देख के बोलो, लिखो अपने हाथ से, सब कर दीजिए, क्योंकि 161 के बयान का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कोर्ट में जाएगा ना फॉल्स हो जाएगा। जज साहब पूछेंगे आपसे क्या जी बताओ कांड किया था, तो आप कहिएगा कि नहीं सर हम नहीं किए थे। अब दरोगा जी आंख तरेंगे साइड से, अरे पगला वहां हमारा बोला था कि हम किए थे, तो कहेगा कि तो ये एक्सेप्ट कैसे किए, तो बोलेगा महाराज नहीं एक्सेप्ट करते तो मार के उपाय कर देते दरोगा जी, मजबूरी था एक्सेप्ट करना तो इसलिए हम एक्सेप्ट कर लिए। तब कोर्ट में अच्छा अब बताओ क्या बात है, तब कोर्ट में जो बोलिएगा वो 164 का बयान होगा। तो कोर्ट में जज साहब भी कहते हैं कि तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, तुम स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो मत स्वीकार करो, ये भी जज साहब कहते हैं। अगर तुम अपराध नहीं किए हो या कोई है तो तुम मत एक्सेप्ट करो, हम तुमको मौका देंगे, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो वहां पर जज साहब के सामने आप जो कहिएगा वही वैलिड है ना। अब एक मैटर होता है जैसे कि भागने वाला मैटर, सब लेके केकरो भाग जाता है, सब भागने वाला मैटर में बड़ी दिक्कत होता है ना। लेके भाग गया, अब लेके भाग गया तो उसमें अब जज साहब भी ज्यादा नहीं बचा पाते हैं कुछ, और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत लड़का को होता है भागने वाला मैटर में, है ना। कि उसके बाद जज साहब लड़की से कुछ पूछवे नहीं करते हैं, सीधे किससे पूछेंगे, लड़का से, क्या जी क्या किया था। आप कहिए कि दोनों आदमी साथे गए थे सर, साथे गए थे, आई मतलब एकदम ध्यान रखिए, मतलब अगर कोई भाग रहा है आपके साथ तो ध्यान रखें कि पहले उसका एज कम से कम 18 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 18 से कम है ना तो और आपका लिए मतलब घातक सिद्ध हो जाएगा कि नाबालिग को भगाए हैं, उनमें और मैटर खराब हो जाएगा। तो कम से कम 18, अब 18 प्रूफ कैसे होगा, तो भाग रहे हैं तब पहले ही उसको बोली कि सुन पहले मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट ढाले अपना साथ, आधार कार्ड ना चलता हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, उससे एज कैलकुलेट होगा। आधार कार्ड भी गलती सलती बनता है ना, इसलिए कोर्ट पूछेगा कि सर्टिफिकेट दिखाओ, सर्टिफिकेट कौन सा है, तो सीधे कहिए कि भाई बैग में कपड़ा रखो चाहे मत रखो, पहले सर्टिफिकेट मैट्रिक का मार्कशीट है तो रख ले। हाँ जन्म प्रमाण पत्र भी तो रख सकते हैं, अगर है तो आप है तो रख सकते हैं। अब आप है ना, हाँ भाई साहब आपको क्या ही जरूरत है ये सब चीज की ना, ये तो नयका जनरेशन सबको है, लेकिन आप लोग को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए
कि आप लोग जहां पढ़ाने जाइएगा ना वहां यह सब रहेगा, सब छोटे छोटे ना रहेगा आप लोग के सामने। आपके क्लास में वह सब रहेगा जो 18 से कम रहेगा। आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि पगला सब सुन लो पहले, अगर कुछ मैटर है तो सर्टिफिकेट साथे रखना, नहीं तो कोर्ट में बेल नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत होगा लड़का को। देखिए लड़की के साथ दिक्कत क्या होता है, लड़की को बेल हो जाएगा है? हाँ, अब लड़की के साथ दिक्कत क्या है, देखिए लड़की हो जाती है इमोशनल ब्लैकमेल। अब गए आप उधर कहीं भाई चाहे पिताजी कोई पहुंच गया, अब वो कहेगा कि रे तू सारा इज्जत माटी में मिला दे लू। अब बताओ पापा कह रहे हैं कि मर जाएंगे, माई कह रही है कि अब नहीं जिएंगे, तू तो सबके ले ली ना जान। अब उसको लगेगा कि यार सही में वो हमारा निर्णय जो है पूरा परिवार को बर्बाद कर रहे। तो बोले बोलो क्या करे, तो घर वाला सब कहेगा सुनो कोर्ट में कह देना कि हमको जबरदस्ती भगाया था, बाकी हम बाद में देख लेंगे, मतलब बात ही कर लेंगे। अब माता पिता का बात कैसे नहीं माने, भाई परिवार का बात, कोर्टवा में बोल देगी कि सर क्या कहें सर, हमरा बोला था कि खाली घुमाने ले जा रहे हैं, हमको क्या मालूम था कि 10 दिन रख देगा। अभी चक्कर में लड़का का बेल होना मुश्किल हो जाएगा, उसको बेल नहीं होगा जल्दी, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। और ये दिक्कत क्या होता है कि बहुत सारा आदमी सब कहीं कहीं किसी से रात उत में मिलने चल जाता है। लड़का सबको लिए सब बताता है कि सब बहुत खतरनाक काम है। तो वो घटना घटा था ना जी, कौन, हाँ अररिया में, है ना, हाँ आरती वाला कांड हुआ था, है ना, तो आरती तो नेते बन गई बाद में, तो वो पगला वो चल गया राती में मिलने। कहीं भी आपको कोई भी कितनो प्रेमी आदमी है और कह रहा है कि हमरा से मिले आओ, तो नहीं जाना है। दिन में जाइए, दिन में कोई दिक्कत नहीं है, दिन में जाइए, दिन में मिलिए, हम मिलना होगा तो हम दिन में मिलेंगे। अब दिक्कत है कि दिन में क्लास है, तो छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी का दिन का इंतजार कीजिए, नहीं तो मत जाइए कि रात में बहुत रिस्क है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सीआरपीसी, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। रात में कहीं मिलने गए और आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए रात में 10 बजे के बाद और सुबह 3 बजे तक के बीच में किसी से कभी मिलने नहीं जाना है। या तो देखिए सुबह आते हैं 5 बजे भोर में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बीच क्या होगा कि कोई फंसेगा ना, तो अगर कहीं गए आप किसी से मिलने, घर वाला सब धर लिया, तो धर के कूट देगा, बढ़िया से मार देगा। अब मार देगा, कह देगा कि चोर आया था घर में, सेल्फ डिफेंस कह देगा कि सेल्फ डिफेंस में मारे हैं। आधा रात को कहां जाते पुलिस को बुलाने, तो सेल्फ डिफेंस है ना, चोर आके हमारा पर पत्थर फेंक रहा था, तो कैसे सजा कोर्ट करेगी? सेल्फ डिफेंस है कि नहीं? सेल्फ डिफेंस है। रात को 10 बजे हमारे यहाँ कोई आया और धारदार हथियार लेके आया, धारदार हथियार लेके आया, अगर तो ये सब कहने का मौका तो जिंदा रहिएगा तब ना कहिएगा, मौके नहीं देगा, इतना बहस करने का मौके नहीं। आरती वाला कांड में मिला मौका बोलने का, मैटर क्लोज, बोलते रहिए जाके ईश्वर से कि हमको धोखा से मारा है। वहां क्या है, वहां क्या है, हाँ मैटर क्या है, देखिए कि कहीं पर भी आप देखिए कि सेल्फ डिफेंस आ जाएगा वहां पर। रात में आप कहीं जाइएगा सेल्फ डिफेंस आ जाएगा, और सेल्फ डिफेंस भी कानून है कि सेल्फ डिफेंस में आप किसी को भी मार सकते हैं। आज सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दीजिए तो कोई सजा नहीं होगा। आपको कोई मारने आया था और ये प्रूव है और आपने अपने आप को बचाने में मारा है तो आपको कोई सजा नहीं होगा, फिर आपको बेल भी मिल जाएगा आराम से। तो सेल्फ डिफेंस होता है। तो रात्रि में अगर आप कहीं जाते हैं, हाँ दिन में अगर यही होगा ना तो दिन में कानून आपको बचा लेगा, लेकिन रात्रि में नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए सीआरपीसी आईपीसी का प्रोसीजर है कि भाई आप 10 बजे के बाद और 3 बजे जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है उस बीच में कहीं पर भी ना जाए, है ना। आप अगर इतने हैं तो आप इंतजार करें सुबह होने का, क्योंकि ऐसे भी तो रात निशाचरों का माना गया है ना। रात्रि में अगर कोई आदमी कुछ काम चोरी छुप करके कर रहा है तो गलत कर रहा है। कोई भी काम चोरी छिपे अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब कि पहला बात तो आप स्वीकार करते हैं कोई काम ठीक नहीं है, तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? जब आपका आत्मा कह रहा है कि वो ठीक नहीं है
है ना। तो आप मत कीजिए, और अगर आप इस तरह का करेंगे तो उसमें फंसने का संभावना रहेगा, है ना। इसलिए इस तरह का चीज नहीं करना चाहिए। और उसमें जब 164 में कोर्ट का जो बयान होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब मजिस्ट्रेट के सामने आपका बयान होगा, तो यहां पर आप जो कहा जाएगा, वो चाहे लड़का कहे चाहे लड़की कहे, वही माना जाएगा। और ये सब जो मैटर होता है, भागने वाला मैटर, इस सारे मैटर में लड़के के बयान का कोई खास मतलब नहीं होता है। यहाँ लड़की का बयान दर्ज होता है, लड़की से जज साहब पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारा क्या मैटर था, और अगर वो वहां पर अपने बयान में बदल गई तो वहां पे कह दी कि जबरदस्ती हमको लेके गया था, और अगर कहीं गलती से नाबालिग निकल गई तो इस समय बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर बेल भी नहीं मिलेगा। फिर आप अपना घर में वहां पर जेल में जाकर के खाना खाइए, इधर माता पिता बढ़िया लड़का देख के शादी उदी करके पांग खिट कर देगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए पहला बात तो ये सब चीज किसी के मन में आना ही नहीं चाहिए, है ना, कि किसी को लेकर के भागे या किसी को भगाए। अगर किसी के से आपका कोई भी ऐसा मैटर है तो आप अपने आप को योग्य बनाइए, बढ़िया से कमाइए, और तब हिम्मत करके अपने माता पिता से कहिए कि हम इस आदमी को पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि इस आदमी के साथ विवाह करें, है ना। फिर माता पिता आपको उसके लिए परमिशन ग्रांट करेंगे, है ना। लेकिन अपने कुछ का ठीक है नहीं है, अपने खाना के लिए और पढ़ने के लिए तो पिताजी से पैसा मांग रहे हैं। आप पिताजी से क्या कहेंगे कि हम अपना मर्जी से शादी करेंगे, तो मानेंगे पिताजी? नहीं मानेंगे। तो पहला जरूरी है कि आप अपने आप को एलिजिबल बनाएं, और कभी भी किसी भी स्थिति में ऐसा काम किसी को नहीं करना चाहिए जिससे कि माता पिता के को आघात पहुंचे या माता पिता के प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचे। क्योंकि आपको कोई भी कितना भी मान देगा, माता पिता से ज्यादा कोई नहीं मानेगा, है ना। तो इसलिए माता पिता के प्रति आपका समर्पण हमेशा रहना चाहिए, और जो माता पिता के प्रति समर्पित रहेगा उसको जीवन में ज्यादा समस्या नहीं आएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 1-2 साल के किसी भी अट्रैक्शन के लिए, किसी के लिए अगर आप अपना परिवार छोड़ने को तैयार हो गए हैं, तो फिर ये 1-2 साल वाला अट्रैक्शन आपको लाइफ टाइम तक काम नहीं करेगा। क्योंकि माँ तो आपको 20-22 साल से पाल के पोस के बड़ा किया ना जी। तो जो 20-22 साल तक आप पर अपना इन्वेस्टमेंट किया, आप उसके नहीं हुए, तो 1-1.5 साल वाला का हो जाइएगा? नहीं हो जाइएगा। 2-4 साल बाद आपका मन बदल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए माता पिता के प्रति समर्पित रहना जरूरी है, क्योंकि आप माता पिता जो आपको खोज के देंगे ना, वो ईश्वर का देन होगा, और जो आप खोजिएगा वो आपका देन होगा। तो अपना खोजने वाला में ना दिक्कत होता है। एनएसएसओ का डाटा पढ़िएगा, मारपीट ज्यादा आजकल वहीं हो रहा है ना। माता पिता वाला में मारपीट तो कहीं भी हो सकता है अगर आदमी ना समझ हो तो, लेकिन माता पिता वाला में रिलेशन सस्टेन करता है, रुकता है। यहाँ पर रुकता नहीं है, टूट जाता है तुरंत, है ना। तो इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके द्वारा जो चीजें तय की जाती हैं, जो दिखाई जाती हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी अपराध जब होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो अंतिम स्तर पर जो मैटर दर्ज होता है वो 164 में कोर्ट में दर्ज होता है, और यहीं पर कोर्ट में जो दर्ज होगा इसी पर आपको सजा होगा, या इसी पर आपका केस का जो कार्रवाई है वो आगे चलेगा, ठीक है। और इसमें जब आपका बयान दर्ज होता है, अगर आप अपराधी माने जाएंगे तो जज साहब तुरंत आपको कर देंगे जुडिशियल कस्टडी। आप सुनते होंगे कि किसी का जुडिशियल कस्टडी हो गया, बहुत सारा अपराधी सब कहता है कोर्ट में खड़ा होकर के कि हमको जुडिशियल कस्टडी दे दीजिए। जुडिशियल कस्टडी का मतलब हुआ कि आप जेल में चल जाएंगे, है ना। तो जुडिशियल कस्टडी लोग इसलिए मांगता है क्योंकि जेल में मारपीट नहीं होता है, जेल में कोई किसी भी अपराधी के साथ मारपीट नहीं होता है। जेल अगर आप चले गए तो उसमें कैद रहिएगा, टाइम पर खाना पीना काम जो है सो अपना करिए और आराम से रहिए, वहां मारपीट नहीं होता है। लेकिन वही जब पुलिस रिमांड पढ़ लेती है ना, तब मारपीट होता है, तब पुलिस बढ़िया से पीटती है धर के। इसलिए कोई अपराधी नहीं चाहता है कि पुलिस रिमांड पढ़ ले, रिमांड पढ़ लेगी तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े अपराध में पुलिस रिमांड पर लेती है, क्योंकि एविडेंस तलाश करना है, एविडेंस तलाश करने में पुलिस रिमांड पढ़ लेती है, और वही में पूरा बदला सधा देती है ना। रिमांड में इतना बढ़िया सर के पीटती है कि कोई उपाय किसी का नहीं बचता है, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और बाकी जो अन्य जो जजेज होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब कोऑपरेटिव होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के, इसी को कोऑपरेट करते हैं, ठीक है।
और एग्जामिनेशन पास करके यहाँ पर अपॉइंट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था मुख्य तौर पे आपका जुडिशरी, जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखा। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो आपका ये है वह है शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन, स्वशासन मतलब अपना शासन, शहरी मतलब शहरों में, स्थानीय मतलब गांव में। ठीक है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो शहरी शासन में क्या आता है? हाँ, गुड। इसमें आपको नगर निगम होगा, नगर परिषद होगा और नगर पंचायत। स्थानीय शासन में आपको होगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो ये सब संस्था को पहले संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, इसको बहुत बाद में मिला। ठीक है, पहले हम जब डीपीएस पे आपको पढ़ाया था तो बोले था ना आर्टिकल 40 में था, लेकिन वो तो इन्फोर्सेबल नहीं था। आर्टिकल 40 तो बाध्यकारी नहीं है, मन करेगा तो राज्य को तो देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा, वो वाली स्थिति थी। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसको कंपलसरी किया गया और एक समिति बनी थी ना 1952 में। पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो क्या हुआ कि 1952 में उन्होंने एक योजना चलाई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि गांव के लोगों का विकास हो सके। ठीक है, तो वहां से एक मैसेज निकल के आया कि गांव के लोगों का विकास तभी हो पाएगा जब पंचायतों का और स्थानीय शहरों का विकास होगा। तो मान लीजिए नीतीश कुमार इतना दिन से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, है ना, पटना में बैठते हैं, पटना राजधानी है। क्या उनको पटना का सारा गली का रास्ता मालूम होगा? ले आके ही जब मंदिर में छोड़ दीजिए ना, भुला जाएंगे। जाके बीच में उन्हें मंदिर के पास छोड़ दीजिए और कहिए कि तन चलिए तो इनकम टैक्स पर अकेले, मामला गड़बड़ा जीतो, है ना, पता नहीं चलेगा रास्ता उनको। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कहा जाए कहता ना कि बिहार में अभी रैली कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनको बिहार के किसी गांव में जाके छोड़ दीजिए, कहेगा तो नहीं आज ये तो पटना बस पकड़ के आ जाएंगे, नहीं आएंगे, रास्ते नहीं मालूम है, कहाँ से आएंगे। तो अब क्या है, लेकिन ये लोग सरकार चला रहे हैं, तो मुश्किल है कि ये गांव में जाकर के गांव का विकास कर पाए अंतिम स्तर तक, है ना। इसलिए विधायक है, सांसद है, क्योंकि सांसद अपने क्षेत्र को जानता होगा। लेकिन सब सांसदों को कह दीजिए ना कि अब तुम्हारे संसदीय क्षेत्र में जितना गांव आता है उसका नाम बता दो, तो नहीं बता पाएगा, है ना। हर विधायक को कह दीजिए कि अपना विधानसभा क्षेत्र के हर मुखिया का नाम बताओ, नहीं बता पाएगा। तो स्थानीय स्तर पर विकास कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो स्थानीय स्तर पर विकास करने की जरूरी है कि संस्था लाया जाए, ग्राम पंचायत, गांव का मुखिया। वो देखिए तो वो अपना गांव के हर आदमी को जानता है,
जानता ही नहीं जानता है, क्योंकि एकदम स्थानीय लेवल पर है। तो इसलिए कहा गया कि देखिए गांव का जैसे अब यहाँ ये जो इलाका है, तो यहाँ कोई वार्ड होगा, तो उस वार्ड का एक वार्ड काउंसलर होगा, वो सारा गली जानता होगा, उसको सब मालूम है कि कौन गली में जाम लगता है, कौन गली में पानी गिरता है, कौन गली का नाला ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करवा सकता है। मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है। तो एकदम धरातल पर, एकदम जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को उतारने का साधन यही सब है। एकदम जमीन पर लोकतंत्र आपको दिखे, डेमोक्रेसी दिखे। तो इसके लिए जब नेहरू जी ने यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कराया, तो लोगों ने कहा कि भाई आपको स्थानीय स्तर पर संस्था सबको डेवलप करना पड़ेगा। गांधी जी जब बोले तो गांधी जी को सबको तो मूर्ख बना दिया। आर्टिकल 40 डीपीएस में डाल के कह दिया कि चलिए हो गया, कर दिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का यहाँ पर मैटर हुआ। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में चला। फिर नेहरू जी ने 1953 में एक और योजना चलाई, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अब ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्या था? तो यही कि कैसे गांव के लोगों को समृद्ध किया जाए, सुसज्जित किया जाए, शहरों का विकास किया जाए। तो एक बात निकल के सब लोग कहने लगे कि भाई पंचायतों को मजबूत करिए। इसके लिए नेहरू जी ने क्या किया, 1957 में एक कमेटी बनाई, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश कब की? 1957 में, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति की जब ये सिफारिश हुई, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करी, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। उन्होंने कहा कि जब तक आप पंचायत को डेवलप नहीं करिएगा, गांव का विकास संभव नहीं है ना। उन्होंने किसकी सिफारिश की? त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज यही है, ग्राम पंचायत ये कहाँ होगा? गांव के स्तर पर। पंचायत समिति ये कहाँ होगा? प्रखंड के स्तर पर, ब्लॉक। जिला परिषद कहाँ होगा? जिला के स्तर पर। यही था त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर ये सिफारिश किया। अब जब इन्होंने यहाँ पे सिफारिश कर दी, तो आगे क्या हुआ? जब ये सिफारिश हुई यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि अब हुआ किसको लागू किया जाए, लेकिन दिक्कत ही था कि कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज बाध्यकारी नहीं था। आर्टिकल 40 में था डीपीएसपी, और डीपीएसपी इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन स्टेट डिजायर, राज्य की इच्छा पर निर्भर करेगा कि राज्य लागू करे कि राज्य लागू न करे। तो उस समय नेहरू जी के प्रेशर के वजह से क्या हुआ कि 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया, ठीक है। 2 अक्टूबर को लागू किया गया क्योंकि गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर को, है ना। अंबेडकर साहब के जन्मदिन पर इसको कहा नहीं लागू किया सर? अंबेडकर साहब विरोधी थे इसके, कहते थे कि गांव में अगर ताकत चल गया तो और भेदभाव बढ़ा देगा सर, है ना। तो यहां पर इसको लागू किया गया, ठीक है। हाँ, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ, ठीक है। कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर में। किसने लागू किया? पंडित नेहरू ने लागू करवाया, ठीक है। और उसके बाद लागू हुआ आंध्र प्रदेश में। इसके 3 महीना बाद आंध्र प्रदेश में लागू हो गया था। इसके बाद लागू हुआ आंध्र प्रदेश में। लेकिन अब देखिए, अब स्थिति कैसी थी कि चूंकि तो डीपीएसपी का पार्ट था ना,
डीपीएसपी का पार्ट था, तो राज्य को मन किया तो लागू किया, नहीं मन किया नहीं लागू किया, है ना। तो अब लोग कहने लगा कि भाई सब राज्य इसको लागू नहीं कर रहा है, इसलिए संविधान में संशोधन किया जाए, आई कंपलसरी किया जाए कि सब राज्य प्रत्येक 5-5 साल पर अपने यहाँ पंचायती राज का चुनाव कराए। इसका डिमांड होने लगा। तो अब जब इसका डिमांड होने लगा, आप अपने गांव देहात में आप सुनते होंगे कि कोई कोई आदमी 15 साल 20 साल से मुखिया था, है ना, कि हम 20 साल मुखिया थे, है ना। हम भी सुनते थे अपने बचपन में, एक हमारा दोस्त था मुखिया जी के नाती, तो पगला हाई स्कूल में आता था, तो हमारे बाबा ना मुखिया थे 20 साल होगा। जब पढ़ाई हुआ ये सब, तो हम जब गए तो भिटाया, निगरे पगला, पूरा मालूम नहीं है। तब जाकर अपने बाबा से पूछना कि मूर्ख बना रहे हैं सबके, संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, तो एक बार चुनाव हो गया ना, तो राज्य के मन पर था कि राज्य चुनाव कराए कि ना कराए, बस चुनाव नहीं कराता था सब। तो एक बार जो संजोग से चुना गया वो लगातार रह गया, तो लोकप्रिय कहां से हुआ? कंपलसरी हुआ 1993 से। तो 1993 के बाद अगर कोई कहे कि 1993 के बाद हमारे यहाँ चुनाव हुआ तो हम लगातार 20 साल रह गए, तो सही में लोकप्रिय होगा। नहीं तो उससे पहले वाला सब एक बार गलती से चुना गया, अब बाद कभी चुनाव नहीं हुआ, तो रहेगा नहीं 20 साल तक। जब भी मैथमेटिक्स उसको समझा दिए तो कहते हैं भाई ठीक कर लो, सबके मूर्ख बनाता है बाबा तोहर, और कोई बात नहीं है ना। झुट्टो की 20 साल से 25 साल से मुखिया थे पगला। 1993 के बाद से थे तो बोला नहीं, 93 के बाद से कि कौन कौन मुखिया था, सब 5-5 साल के लिए बना हुआ हट गया है ना। तो इसे बहुत सारे आदमी सब कहते हैं कि हम 20 साल से मुखिया थे, 25 साल से। अब तू कुछ भी कर सकता है, मेरा बस इतना कहना है, चुनाव नहीं हुआ, ठीक है, तो चुनाव नहीं हुआ तो रह गया। तो रहने का मतलब लोकप्रियता नहीं है, रहने का मतलब लोकप्रियता नहीं है, रहने का मतलब है कि चुनाव नहीं ना। तो ऐसा ऐसा स्थिति बनता है। तो अब बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, उसके बाद लगातार ये डिमांड होने लगा कि इसको कंपलसरी कीजिए, तो और भी बहुत सारी समितियां बनी। 1977 में एक समिति बनी, 77-78 में अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत का सिफारिश किया था, हालांकि लागू नहीं हुआ, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत का सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति ने किसका सिफारिश किया था? मंडल पंचायत का, ठीक है। तो अभी इनकी सरकार 77-78 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सरकारें खुदे 5 साल नहीं चल पाई, तो इनका रिकमेंडेशन क्या चलता बेचारे का, इनका रिकमेंडेशन भी नहीं चल पाया, ठीक है। मंडल पंचायत के इन्होंने सिफारिश किया था। इसके बाद फिर मंडल पंचायत में था कि 2 स्तर रहेगा, तीसरा स्तर नहीं रहेगा। एगो मंडल पंचायत, सीधा जिला परिषद, है ना। अगर जनसंख्या कम है तो पंचायत समिति नहीं। देखिए आप, पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं जी? गांव में चुनाव देखते हैं, मुखिया वाला चुनाव, पंचायत समिति का सदस्य कौन होता है? कौन समिति? तो कौन होता है उसके लिए चुनाव, कौन लड़ता है? भाई तो कौन होता है, क्या पद होता है उसका? प्रमुख होगा। तो पंचायत समितियां में जो आता है वो चुनाव लड़ता होगा ना, तो चुनाव लड़ता है, उसका क्या पद है? हाँ हाँ बोलिए। बीडीसी, बीडीसी मुखिया के चुनाव के साथ बीडीसी का चुनाव होता है, और बीडीसी ही है पंचायत समिति। सरपंच, पंच, प्रमुख, मरमुख, कौन कौन बोल रहा है? बीडीसी
मुखिया के चुनाव के साथ बीडीसी का चुनाव भी होता है। इसी का फुल होता है ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी, बीडीसी। तो बीडीसी का चुनाव होता है, नहीं सुने हैं? ऐसा होता है बीडीसी का चुनाव। मुखिया, हाँ, पंचायत समिति। लेकिन ये बीडीसी पोस्ट जो है इसका चुनाव होता है, इस पे जो जीतता है वो पंचायत समिति बनाता है। इसमें जो जीतता है वो पंचायत समिति बनाता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी। ठीक है, हाँ। हाँ, तो अब क्या होता है कि ये सब जो जीतेगा ना, ये आपस में से चुनेगा कि प्रमुख कौन होगा। ठीक है, तो वो होगा पंचायत समिति का प्रमुख। ठीक है, तो सदस्य चुने जाते हैं डायरेक्ट, अध्यक्ष चुना जाता है इनडायरेक्ट। माने प्रमुख का चुनाव नहीं होता है, आम जनता वोटिंग नहीं करती है, प्रमुख को चुनने में यह लोग वोट करता है। यही में सब कमा लेता है, ये लोग को ज्यादा फंड अलग से कुछ हो नहीं आता है। अरे पगला, तो कौन कह रहा है कि नहीं बोला जाता है? कौन कह रहा है कि नहीं बोला जाता है? कौन कह रहा है कि नहीं बोला जाता है? कौन कह रहा है कि नहीं बोला जाता है? पगला, हमारे दूगो चेला बीडीए से बन के बैठल है, पढ़ के जाके चुनाव जीत गया पगला पिछला वाला में। बीडीए से बन के पूरा कमाया है चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख वाला चुनाव में 1.5 लाख रुपया लेके तब वोट दिया। एक वोटवा का 1.5 लाख रुपया लेता है सब, है ना? हाँ, अभी भी बीडीसी ही कहा जाता है। ठीक है, आप जो पंचायत समिति जो बढ़ा रहे हैं, अरे भाई, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी। तब क्या हो जाएगा इसका? प्रखंड विकास समिति। तब प्रखंड विकास समिति क्या होगा? पंचायत समिति। लेकिन इसके पद पर जो चुनाव लड़ता है उसको बीडीसी कहा जाता है, बीडीसी लड़ता है। आज जीतने के बाद ही पूरा ग्रुप बनाता है, और वह ग्रुप जो है अपना ब्लॉक का प्रमुख चुनता है और उप प्रमुख चुनता है। ठीक है, ये सब हुआ 1993 के बाद से। उससे पहले इसका कोई एक मानक नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, क्योंकि ये बाध्यकारी ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसको देखेंगे, और इसी शब्दावली को यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, कि बीडीसी का चुनाव हुआ, अब बीडीसी के पद पर जो लोग चयनित हुए, अब उनकी मीटिंग होती है। अब मीटिंग होने के बाद वो लोग अपना नेता चुनता है, और उन्हीं का जो नेता होता है ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, उसमें से एक होता है उप प्रमुख। ठीक है, तो यहां पर सदस्यों का चुनाव होता है डायरेक्ट, अध्यक्ष का चुनाव होता है इनडायरेक्ट। यहां पर भी वह होता है, जिला परिषद के सदस्य का चुनाव होता है मुखिया के चुनाव के साथ ही। इहो मुखिया के चुनाव के साथ लड़ता है, इहो मुखिया के चुनाव के साथ लड़ता है, इसका भी चुनाव होता है। तो जिला परिषद जब चुना जाता है, तो फिर जो जिला परिषद जब जीत जाता है, वो सब आपस में मीटिंग करता है, अब मीटिंग करके जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करता है, चेयरमैन का। तो वही अध्यक्ष कहलाता है जिला परिषद का। तो यहां पर भी मेंबर चुना जाता है डायरेक्ट, और चेयरमैन चुना जाता है इनडायरेक्ट। यहां पर भी मेंबर चुना जाता है डायरेक्ट, अब चेयरमैन चुना जाता है इनडायरेक्ट। यहां पर मेंबर और मुखिया सब डायरेक्ट चुना जाता है। डायरेक्ट का मतलब वही हुआ। ठीक है, तो यहां पर ये गांव के स्तर पे सारा चुनाव डायरेक्ट होता है, प्रखंड के स्तर पर मेंबर डायरेक्ट चुने जाते हैं, चेयरमैन इनडायरेक्ट। यहां पर भी मेंबर डायरेक्ट और चेयरमैन इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये सब समिति बनी, लेकिन इस समिति को उतना ज्यादा सरकार ने ये नहीं किया, क्योंकि सरकार ही गिर गई थी। उसके बाद फिर राजीव गांधी सरकार जब बनी थी, तो राजीव गांधी सरकार में एलएम सिंघवी कमेटी बनी। 1985 में एक कमेटी बनी एलएम सिंघवी। इससे पहले एक और कमेटी बनी थी, इसका नाम था GV के राव समिति। GV के राव समिति कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी समिति पंचायत से नहीं जुड़ी हुई थी,
तो उसमें ये सब समिति का नाम ध्यान रखना पड़ता है, किसके अलावा अगर कोई होगा तो नहीं जुड़ा था। ठीक है, GV राव समिति, ठीक है, 1984 में। और उसके जस्ट बाद आया LM सिंघवी, LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो है, इसने राजीव गांधी सरकार से डिमांड किया कि पंचायती राज को आप क्या कर दीजिए, तो संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। LM सिंघवी समिति ने क्या डिमांड किया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। ठीक है, ओके, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, LM सिंघवी समिति ने। तो राजीव गांधी सरकार ने प्रयास भी किया, और ये ध्यान रखेंगे, ये UPPCS में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और लोगों ने गलत लगा दिया। लेकिन नॉर्मल से बात है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किसने किया था? राजीव गांधी ने। विधेयक कौन सा था? तो 64वां 65वां विधेयक। 73वां 74वां ही लोग जानते हैं केवल, लेकिन 64वां 65वां भी लाया गया था, लेकिन वो फेल कर गया था। इसलिए ध्यान रखेंगे 64वां 65वां विधेयक। समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा हमको तेजी में निकलना पड़ता है, लेकिन बहुत सारा चीज है जो अंदर में रहता है कि आपको बता दूं, लिखा दूं, लेकिन समय का इतना प्रेशर रहता है कि फिर कुछ चीजें तो छोड़नी ही पड़ती है। 64वां और 65वां ये 1987 में आया था। ठीक है, हाँ, 64वां संविधान संशोधन विधेयक और 65वां संविधान संशोधन विधेयक। 64वां का संबंध पंचायती राज से था, आज 65वां का संबंध नगर निगम से था। और ये इसीलिए लाया गया था ताकि संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया जाए। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो 64वां का संबंध पंचायती राज से, 65वां का नगर निगम से, शहरी शासन से। लेकिन ये पास नहीं हो पाया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसको पास नहीं हुआ, राज्यसभा में ही पास नहीं हुआ, क्योंकि राज्यों को लग रहा था कि पंचायती राज अगर आ जाएगा, ये सब आ जाएगा मजबूती से, तो राज्य सरकार का अधिकार कम हो जाएगा। इस वजह से इसको पास नहीं होने दिया गया। तो आपसे पूछा सकता है कि पहली बार प्रयास कब किया गया था, या पहला प्रयास का विधेयक कौन सा था? तो 64वां था पंचायती राज के लिए, 65वां नगर निगम के लिए, लेकिन दोनों फेल कर गया, पास नहीं हुआ। उसके बाद 1990-91 में PV नरसिम्हा राव की सरकार बनी, PV नरसिम्हा राव। तो PV नरसिम्हा राव ने क्या किया कि सभी राज्यों की एक मीटिंग बुलाया, राज्य के मुख्यमंत्रियों से कहा कि देखिए, आप लोग राज्यसभा में इसको पास करवा दीजिए, क्योंकि हम जो पंचायती राज लेके आ रहे हैं, नगर निगम, इससे आप ही का विकास होगा और आपका अधिकार नहीं छीना जाएगा। गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, शहर की गलियों का विकास। जैसे नगर निगम आप देखते हैं कि जो भोरे भोरे गाड़ी घूमने लगता है, कूड़ा वाला आया, घर से कचरा निकाल, म्यूजिक बजा करके, ये कौन घुमवाता है? नगर निगम घुमवाता है। गली गली साफ होता है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होती है, गलियों में किसी को कोई दिक्कत ना हो, नाला साफ हो, ये सब नगर निगम करवाता है। गांव का हर रोड आज के डेट में PCC हो गया है, हर द्वार पे एक कल लगा हुआ है, नल जल योजना चल रही है, घर घर पानी पहुंचाए। ये सब कैसे पहुंच रहा है? पंचायती राज से पहुंच रहा है। तो अगर ये सिस्टम डेवलप नहीं होता तो इतना आसानी से ये सब नहीं पहुंच पाता आपके पास। डेमोक्रेसी आपको रीजनल लेवल पे नहीं दिखती। तो PV नरसिम्हा राव ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को समझाया कि आप लोग इसको पास करवाइए। गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए आप तो पैसा खर्चा करिएगा ही, हम भी केंद्र से पैसा भेजेंगे, सेंटर से भी पैसा जाएगा, जिससे कि गांव और शहर का विकास होगा। तब जब सभी राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को समझ गए, तो फिर एक प्रपोजल लाया गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
73वां और 74वां 1992। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान अधिनियम और 74वां संविधान 1992। ई था पंचायती राज, ये था पंचायती राज, और ये था नगर निगम। ठीक है, पंचायती राज ही नगर निगम। ठीक है, अब दोनों को मिल गया संवैधानिक दर्जा, यहां पर पास हो गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। हाँ, ये पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज आपसे पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? 73वां संविधान संशोधन से। शहरी शासन अथवा नगर निगम किससे मिला? 74वां से। लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को इस दिन मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ठीक है, और ये लागू हुआ कब? 1 जून 1993 को। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा ना? दिमाग में बात घुस रहा है, खाली लिख रहे हैं? लिख लीजिएगा तो घुसाइए लीजिएगा, क्या मैंने याद कर लीजिएगा ना। चलिए, तो क्लियर है? अब देखिए 73वां संविधान संशोधन से संविधान में क्या क्या जुड़ा, ये लिख लीजिए। 73वां संविधान संशोधन हुआ, इससे संविधान में क्या क्या जुड़ा? तो 73वां संविधान संशोधन से भाग 9 क्या जुड़ा? भाग 9। अब भाग 9 का विषय क्या हो गया? पंचायत। ठीक है, इसके अलावे इसमें जुड़ी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, और अनुसूची में कितना विषय? 29 विषय। अनुसूची में 29 गो विषय शामिल हुआ। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हुआ। क्लियर है? और जुड़ा अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। 243 ए से लेकर 243 ओ तक। हाँ, पंचायत राज। फिर जुड़ा 11वीं अनुसूची, उसमें 29 विषय है। इसका मतलब ही हुआ कि गांव का मुखिया 29 गो विषय पर काम कर सकता है। पगला सबको मालूम ही नहीं रहता है कि 29 गो विषय कौची कौची है ना? मालूम रहता तो ना काम करता। बकलोल सब मुखिया बन के बैठल रहता है, क्या करेगा? सोचता है कि खाली एक को कमाने का स्कोप है, इंदिरा आवास। इंदिरा आवास में कमाता है खाली। बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी अगर मुखिया बन जाए ना, तो अच्छा कमा भी लेगा और गांव को एक मॉडल गांव बना देगा। क्योंकि सेंटर से भी पैसा मिलता है, स्टेट से भी। बहुत सबको तो पैसा खर्चे करने नहीं आता है, पैसा मंगा लेता है, बिना खर्चा किए वापस चल जाता है पैसा, है ना? 29 विषय। गांव का मुखिया चाहे ना तो स्पेशल गांव के लिए बस चला सकता है, गांव के लोगों के लिए, है ना? जो जिला जाएगा, रोज सुबह में जाएगा, रोज शाम को वापस लौटेगा। पूरे गांव में रोजगार डेवलप कर सकता है, आत्मनिर्भरता हासिल करा सकता है, गांव में मछली उत्पादन करवा सकता है, गांव के अंदर में कुटीर उद्योग को विकसित करवा सकता है, गांव में टिकली उद्योग लगवा सकता है, गांव में अगरबत्ती का पैकेट बनवा सकता है, सब कुछ करवा सकता है। गांव के लोग को पलायन करके आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सबसे उसको फुर्सत नहीं है। वो सोचता है कि चुनाव में पैसा खर्चा करके जीते हैं तो चलो आगे इसको कमाते हैं पूरा, तो कोई विकास का काम नहीं, है ना? पहले का बनल किसी का शौचालय है, उसी पर फोटो खिंचवा के भेज देगा, पैसा मंगवा लेगा, है ना? ये होता है ना, सरकार ने एक सिस्टम लाया था ना कि भाई हर घर शौचालय होना चाहिए, है ना? तो ये सब क्या करता है, पहले से पुराना बनल है, उसके सामने खड़ा हो जाएगा। आदमी सब भी वैसा है, अपन आधार कार्ड, अपन अकाउंट नंबर मुखिया को दे देता है, लो भाई आप रखो। अब पैसा आता है 70,000 आया, 1,20,000, उसमें से 5,000 दे दिया आपको, अब बाकी अपने रख लिया, जाइए, हो गया काम खत्म, है ना? ऐसा होता है।
जबकि ये चीज नहीं, इसमें इतना सारा चीज है कि उसमें अगर अच्छा से आदमी काम करे तो गांव को एक मॉडल गांव भी बना देगा और अपने आप को भी काफी सक्षम और समृद्ध बना लेगा, है ना। लेकिन उसको इतना अधिकार है, बहुत सारा अधिकार है और बहुत सारा पैसा भी है। इसके लिए स्पेशल से राज्य वित्त आयोग बनता है, राज्य सरकार पैसा भेजती है, ऊपर से केंद्र सरकार कहती है कि हम भी पैसा भेजेंगे अगर कम पड़ता है तो काम करने वाला आदमी को कितना पैसा मंगाएगा? काम करने आदमी नहीं, उसको मालूम ही नहीं कि कितना काम करना है। तो समझ, 1-2 साल तो सबको समझने में लग जाता है। अब 2 साल 3 साल में सोचता है कि इंदिरा आवास में कमा ले पूरा, तो इंदिरा आवास में कमाता है, नल जल में कमाता है ना। लेकिन और भी बहुत सारी योजना है जिसमें कि अच्छे से काम कराया जा सकता है, ठीक है। और इसमें महिलाओं को आरक्षण है ना। तो बिहार में तो 50% आरक्षण है ना, पंचायत में 50%। तो ये अगला पति सब क्या करता है जी, 50% है ना। तो पत्नी बन गई मुखिया तो एगो गाड़ी लेगा स्कॉर्पियो, आगवा लिखवा देगा मुखिया पति, लेके घूमेगा हम मुखिया जी के पति हैं। अब इसके लिए आरक्षण थोड़ा ना दिया गया है, आरक्षण दिया गया है कि महिला खुद सक्षम बने, ताकतवर बने ना। लेकिन मुखिया पति का बोर्ड लगा घूमता है। हद तो तब हो जाता है जब मान लीजिए कि पत्नी हार गई चुनाव, तब बोर्डवा पर लिखवा देगा पूर्व मुखिया पति। अब मान लीजिए कि उधर उस क्षेत्र में कितना मुखिया हुई होंगी पहले, लिखवा दिया पूर्व मुखिया पति, तो सब लोग को संकट में डाल दिया कि नहीं डाल दिया है। लेकिन अब इतना कौन सोचे, इतना उनको कौन बताए कि पगला गलती कर रहा है तुम, करता है सब, है ना। अब तो अभी तक खाली मुखिया पति ना देख रहे थे, आने वाले वर्षों में दिखेगा विधायक पति, फिर दिखेगा सांसद पति। कारण 106वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया। तो अब महिला भी चुन के जाएंगी, पति लोग चुनाएगा नहीं, तो अब क्या करे, तो दुख कैसे निकले बाहर, तो लिखेगा विधायक के पति हैं हम, है ना। तो अपना गाड़ी पर घूमेगा विधायक पति। देखिएगा आप कुछ दिन में आपको बोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद। अभी नहीं, 24 वाला में नहीं, 26 के बाद से है क्या है, पति के प्रभाव से बनता है। तो पति के प्रभाव से बनता है क्योंकि पति को पहले से अधिकार मिला हुआ है समाज में। लेकिन अभी इसका मतलब नहीं कि पति प्रभाव हासिल कर ले, उसलिए बना है कि अब वो अपना प्रभाव खड़ा करे, अब वो खुद जाके जिला के कलेक्टर से भेंट करे, जाके बीडीओ से भेंट करे, गांव के विकास के लिए बात करे, आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री से जाके मिले। इससे क्या होगा, एक महिला जब इतना आगे बढ़ेगी तो गांव की अन्य महिलाएं भी मोटिवेट होंगी, ऐसे सारा महिला का विकास होगा, है ना। इसके लिए नहीं कि बन गई या बस खाली उसको रबर स्टाम्प बना दो, कौन साइन करवाना तो साइन करवाओ, बाकी सबका पति कर रहे हैं, इसके लिए नहीं, साइनो कर लेता है, बताइए। तो ये सब यहां से ऐड हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ 73वां से, अभी तो रही है ना मुझे लोग, ये सब 73वां से ऐड हुआ, 73वां से ही 3 गो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आइए कि 74वां से क्या क्या ऐड हुआ। 74वां 1992, इसके तहत क्या क्या ऐड हुआ भाई, तो इसके तहत भाग 9 क, ठीक है, और अनुसूची 12वीं, इसमें 18 गो सब्जेक्ट है, यानी शहर में भी सब जो वार्ड काउंसलर सब पार्षद सब जो है वो 18 विषय पर काम कर सकता है। अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, ठीक है। भाग 9 क, अनुसूची 12, 18 गो विषय उसमें, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। अरे भाई 18 गो सब्जेक्ट है, लिखियो रहे हैं, आप बोलियो रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, ठीक है, जेड जी, हाँ ओके। चलिए, तो इसके तहत नगर निगम को व्यवस्थित किया गया, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। होने को तो और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं,
ये अनुसूची 12 है, 18 उसमें विषय है, ठीक है। ओके, तो क्या नहीं करता है, सब करता तब ना, लेकिन 18 को विषय, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पॉलिटी के। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, इनको आपको ठीक तरीके से, तो बहुत अभी बहुत सारा चीज है, लेकिन लिमिटेड टाइम में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। हाँ, अब इसके आगे इसमें मतलब पॉलिटी क्लास नहीं लगेगी, ठीक है।